अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न एज से रिलेटेड है, जिसमें हम एक मॉडर्न राइटर वर्जीनिया वुल्फ के एक नॉवल थ्रू द लाइट हाउस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वर्जीनिया वुल्फ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। उनका पूरा नाम एडेलीन वर्जीनिया स्टीफन था। वो एक इंग्लिश मॉडर्निस्ट राइटर थी और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की लिटरेरी टेक्निक में शी वाज सो मच एक्सपर्ट। उनकी बर्थ 1882 और उनकी डेथ 1941 की है। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ का। ये जो नॉवल है टू द लाइट हाउस, बेसिकली इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की लिटरेरी टेक्निक यूज की गई है। ये नॉवल 1927 में पब्लिश हुआ था। बेसिकली इस नॉवल के अंदर उन्होंने एग्जामिन किया है ह्यूमन लाइफ के स्ट्रक्चर को एंड किस तरीके से जो रिलेशनशिप्स होते हैं इंसान के दरमियान वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व करते हैं। देन ये जो नॉवल है ये टॉप 100 वर्क्स ऑफ मॉडर्न एज में काउंट किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। टू द लाइट हाउस एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसमें राइटर की अपनी लाइफ के मल्टीपल इवेंट्स को हाईलाइट किया गया है। देन मैं आपको इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में बता देती हूँ। टू द लाइट हाउस, हमें इसके नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि इट इज टुवर्ड द लाइट हाउस, यानी कि आप अपनी डिजायर्स को, अपनी विशेस को, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए ट्राइज कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आपने उसको अचीव नहीं किया। अब अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको मल्टीपल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो जो प्रोसेस हैं वही आपकी लाइफ है। ऐसे में यहाँ पे राइटर बताती हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव योर डिजायर्स यू हैव टू पास बाय द सर्टेन प्रोसेसेस। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइटल सिग्निफिकेंस एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने नॉवल की समरी। आप लोग अपने माइंड में ये बात रख लीजिएगा कि टू द लाइट हाउस जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वर्जीनिया वुल्फ की तरफ से। फर्स्ट पार्ट है द विंडो, सेकंड पार्ट है टाइम पासेस एंड द थर्ड पार्ट इज टू द लाइट हाउस। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है द विंडो। यहाँ पे हमारे पास रामसे फैमिली को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय वर्जीनिया वुल्फ, जिसके हेड्स हैं मिस्टर एंड मिसेस रामसे और उनके 8 चिल्ड्रंस हैं, उनके 8 बच्चे हैं जिनके नाम यहाँ पे एंड्रयू, जेस्पर, रॉजर, प्रू, रोज, नैन्सी, केम और जेम्स हैं। मिस्टर रामसे जो हैं वो फिलोसफर हैं, लेकिन वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फैमिली के बारे में, यानी बहुत ऑब्जेक्टिव माइंडसेट वाले इंसान हैं। लेकिन जो मिसेस रामसे हैं वो बहुत सब्जेक्टिव माइंडसेट वाली लेडी हैं, बहुत इमोशनल हैं और वो अंडरस्टैंड करती हैं सिचुएशंस को। वो एक बहुत अच्छी वाइफ और बहुत अफेक्शनेट मदर हैं। अब जो मिस्टर एंड मिसेस रामसे हैं ना, उनके दरमियान काफ़ी एज गैप है, तकरीबन 11 साल का, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड हैं, काफ़ी अच्छा बॉन्ड है उनका, लेकिन स्टिल कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट करता है। बट इसके बावजूद मिसेस रामसे के मैच्योर एटीट्यूड की वजह से वो एक हैप्पी फैमिली कंसिडर किए जाते हैं। अब ये जो रामसे फैमिली है ये एक समर ट्रिप पे जाती है। कहाँ पर? यहाँ पे आप लोग ये सेटिंग याद रखिएगा, आइलैंड ऑफ स्काई इन द हाइब्रिड्स इन वेस्ट कोट स्कॉटलैंड। ठीक है, यहाँ पर वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने जाते हैं। मिस्टर रामसे का यहाँ पर एक समर हाउस है, यहाँ पर वो लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने अक्सर जाया करते हैं। अब रामसे फैमिली जब अपनी समर वेकेशंस के लिए जा रही होती है तो ऐसे में वो अपने साथ कुछ और गेस्ट को भी इन्वाइट कर लेते हैं। अब ये जो उनका समर हाउस है ना, इसमें इतने ज्यादा लोगों के रहने की जगह नहीं है, तो ऐसे में वो ना एक गेस्ट हाउस भी अरेंज कर लेते हैं साथ ही। अब क्योंकि काफी सारे गेस्ट होते हैं यहाँ पे, देन करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास लिली ब्रिस्को का करेक्टर है जो कि एक सिंगल यंग पेंटर हैं, लेकिन स्टिल उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरा जो ये वर्क है, मेरी ये जो पेंटिंग्स है ना, ये ज्यादा वर्दी नहीं है, मतलब इसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो जो है वो मिसेस रामसे का पोर्ट्रेट बनाती हैं इसी स्टोरी में और इस स्टोरी के एंड होने के टाइम पर ही उनका वो पोर्ट्रेट पूरा होता है। देन हमारे पास एक और करेक्टर है चार्ल्स टांसले का, जो एक यंग फिलोसफर है और मिस्टर रामसे का स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि मिस्टर रामसे भी एक फिलोसफर है। वो बहुत अनप्लीजेंट नेचर का है और वो अक्सर दूसरों की इंसल्ट करता रहता है। देन एक और करेक्टर है हमारे पास अगस्टस कार्मिकाइल का, जो एक पोइट है और उसकी पोइट्री जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान बहुत पॉपुलर हुई थी, 1914 एंड 1919। देन हमारे पास एक और करेक्टर है पाउल रेले का। पाउल रेले जो है वो मिस्टर रामसे के फ्रेंड हैं, वो बहुत काइंड यंग मैन है। अब मिसेस रामसे ये चाहती हैं कि पाउल रेले की शादी हो जाए मिंटा डॉयल के साथ। मिंटा डॉयल एक यंग वुमेन है जिनकी बाद में शादी हो भी जाती है पाउल रेले के साथ ऑन द डिमांड एंड ऑन द विश ऑफ द मिसेस रामसे। देन हमारे पास एक और करेक्टर है विलियम बैंक्स का। विलियम बैंक्स जो है वो बॉटनिस्ट हैं और मिस्टर रामसे के फ्रेंड हैं, बहुत काइंड एंड मेलो नेचर मैन है और ऐसे में मिसेस रामसे चाहती हैं कि वो लिली से शादी कर लें, बट लिली ब्रिस्को और विलियम बैंक्स की कभी शादी नहीं होती, बट स्टिल दे रिमेन क्लोज फ्रेंड्स टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। देन हमारे पास मिसेस मैकनब का करेक्टर है जो बेसिकली उस समर हाउस की केयर टेकर हैं और एक और करेक्टर हमारे पास है मैकलिस्टर। मैकलिस्टर जो है वो फिशरमैन है। अब आगे ये फिशरमैन क्या रोल परफॉर्म करता है वो हमें स्टोरी के अंदर ही अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। आप लोग ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि फर्स्ट पार्ट द विंडो ही चल रहा है। अभी कहानी स्टार्ट होती है। अब जो मिस्टर रामसे का सबसे छोटा बेटा है जेम्स, ये उसकी विश है कि वो लाइट हाउस विजिट करे। अब आप लोग अपने माइंड में ये सेटिंग रख लीजिएगा
कि एक समर हाउस है, फिर एक रिवर है, देन रिवर के सेंटर में हमारे पास लाइट हाउस है, ठीक है ना। यानी उस तक जाने के लिए आपको बोट या किसी ना किसी वाटर इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब मिस्टर राम से कहती हैं कि अगर मौसम सही रहा तो हम कल जरूर विजिट करेंगे लाइट हाउस पे। जेम्स बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मिस्टर राम से कह देते हैं कि नहीं, वेदर बहुत हार्श है, तो लिहाजा इट्स नॉट पॉसिबल टू गो टू द लाइट हाउस। अब लाइट हाउस जाने के लिए वो कहते हैं ऐसा कोई रास्ता नहीं, तो लिहाजा लाइट हाउस का ट्रिप जो है वो कैंसिल हो जाता है। जेम्स बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे चार्ल्स टांसले जो है ना, वो लिली को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ऑन हर पेंटिंग्स। वो कहते हैं कि वुमेन कांट बी अ पेंटर और राइटर। लिली जो है उसको बहुत गुस्सा भी आ जाता है इस तरह के डिमोटिवेटिंग रिमार्क्स सुन के, बट स्टिल वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। वो कहती है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये सब लोग गलत कहते हैं। उसके बाद खैर वो लोग रात का खाना खाते हैं। मिसेस रामसे जो हैं वो कुछ टाइम स्पेंड करती हैं मिस्टर रामसे के साथ, और वो लोग एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ज्यादा सही तरीके से बात नहीं कर पाते, बट स्टिल इनडायरेक्टली वो अपना लव एक्सप्रेस करते हैं बाय द एक्शंस, नॉट बाय द वर्ड्स। देन हमारे पास समर हाउस का जो ट्रिप है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ से हमारे पास सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, टाइम पासेस। तकरीबन 10 साल का अर्सा गुजर जाता है, और इस टाइम पीरियड में मिसेस रामसे की डेथ हो गई है। मिस्टर एंड मिसेस रामसे का जो बड़ा बेटा है एंड्रयू, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 में मारा गया है। रामसे की जो बेटी है प्रू, उसकी भी डेथ हो गई है व्हाइल गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। अब वो लोग दोबारा इस 10 साल में कभी भी समर हाउस में विजिट करने के लिए नहीं आए हैं। अब मिसेस मैकनब को इत्तला मिलती है दैट शी गॉट इन्फॉर्म्ड कि भाई जो रामसे फैमिली है ना, वो अब दोबारा से समर हाउस में अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, तो वो जल्दी से समर हाउस को सेट कर देती हैं। अब रामसे फैमिली के जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं और लिली, वो आ जाते हैं समर हाउस में छुट्टियां मनाने। आप लोग ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि इस बार रामसे फैमिली के रिमेनिंग मेंबर्स, क्योंकि 3 मेंबर की डेथ हो चुकी है, और एक गेस्ट लिली ब्रिस्को समर हाउस में आते हैं। अब 10 साल गुजरने के बाद मिस्टर रामसे जो हैं वो काफी बदल चुके हैं, उनका नेचर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब वो बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के इंसान बन गए हैं। अब मिस्टर रामसे कहते हैं अपने बच्चों से, कैम और जेम्स से, कि अब हम लाइट हाउस जाएंगे, लेकिन एटीट्यूड चेंज हो चुका है जेम्स का। अब उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है उस जगह पर विजिट करने के लिए, बट स्टिल वो तैयार हो जाता है ऑन द डिमांड एंड ऑन द विश ऑफ हिज फादर। अब रामसे फैमिली जो है वो अपना सफर स्टार्ट करती है टुवर्ड द लाइट हाउस, और बोट चलाता है जेम्स। जेम्स काफी बड़ा हो गया है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल वो अपने बाबा के कहने पे तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग लाइट हाउस की तरफ जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं। अब मिस्टर रामसे जो है अप्रिशिएट करते हैं जेम्स को फॉर हिज बोटिंग स्किल्स, उसने बड़ा सेफली बोट को अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचाया। मिस्टर रामसे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि उन्होंने अपनी लेट वाइफ की विश को पूरा कर दिया, और जेम्स भी बहुत सेटिस्फाइड होता है कि एटलीस्ट उसके फादर ने उसको अप्रिशिएट किया है। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है, एंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी लिली ब्रिस्को भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है, उस पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर लेती है जो वो मिसेस रामसे का बना रही थी। अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें तो लाइट हाउस बेसिकली सिंबलाइज करता है अचीवमेंट को, कि आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कुछ वक्त लगता है, बट स्टिल आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। देन हमारे पास लिली की जो पेंटिंग है वो शो करती है जेंडर इक्वलिटी को, कि हर जेंडर के पास ये राइट होता है कि वो हर चीज अचीव कर सकें, बस हार्डवर्क और एफर्ट्स की जरूरत होती है। देन हमारे पास थीम्स हैं जिसमें हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का है, मैरिज का है, मेमोरी का है, और मल्टीपल थीम्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नॉवल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।